हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर की सोशोलॉजी पे फिर से क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें लेक्चर नंबर 3 तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे इसके बचे हुए पार्ट पर अर्थात उसके नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हमने दोस्तों देखी सामाजिक संरचना को तो अभी तक हम वैसे समझ चुके हैं, जो सामान्य अर्थों में जैसे कहते हैं। सामान्य अर्थ अर्थात ये कि अधिकतम जो सामाजिक समाजशास्त्री हैं उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके अनुसार हम सामाजिक संरचना का अर्थ समझ चुके हैं, प्रकारों को समझ चुके हैं। अब हम दोस्तों स्पेशली बात करेंगे कि रेड क्लिफ ने सामाजिक संरचना को किस प्रकार से व्यक्त किया है। क्योंकि इस पूरा अध्ययन जो है ना दोस्तों में रेड क्लिफ, पार्सन्स ऐसे कुछ समाजशास्त्री हैं जिनकी दृष्टि से ही हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो रेड क्लिफ ब्राउन के द्वारा सामाजिक संरचना का की क्या परिभाषा दी गई है उस पर हम बात करेंगे। लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। विशेष करके दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ही बता दूं कि जो भी मेरे छात्र पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो विशेषकर अपने सिलेबस से हमारे टॉपिकों को पहले मैच कर ले, जो सिलेबस मैंने एनालाइज करवाया है। हो सकता है कि जिस सोशोलॉजी को मैं आपको ये सेकेंड ईयर में पढ़ा रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में उन्हीं सभी टॉपिकों को फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जा रहा हो या थर्ड ईयर में पढ़ाया जा रहा हो, तो कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हम पूरे भारत में दोस्तों 8 राज्यों को जहां पर हिंदी बोली जाती है उन सभी को फोकस करते हुए ये क्लासेस लेकर आते हैं, और सभी यूनिवर्सिटियों को जो है कवर करते हुए चलना पड़ता है यहाँ पर। इसलिए टॉपिक थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, सिलेबस के टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, उनको माइंड ना करें। अगर आपका टॉपिक मैच हो रहा है तो 100% दोस्तों यही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसी के साथ में। और हाँ, जो नीचे लिखा हुआ है ना, आपके देख पा रहे हैं कि ये नियमित, प्राइवेट और भोजमुक्त इन सभी विद्यार्थियों के लिए सभी क्लासेस पूरी तरह से उपयुक्त होगी। ठीक है, चलिए इसके साथ में दोस्तों एक छोटा सा सिर्फ 1 मिनट का अनाउंस है, 1 मिनट का अनाउंसमेंट है जो कि नया है। मैं वो बाकी कुछ नहीं बोलूंगा, डोंट वरी। प्लेलिस्ट, व्हाट्सअप सब जानते हैं आप लोग। ये एक नया चैनल स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यूट्यूब पर नया चैनल बन चुका है, प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो जल्दी से अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, पीएससी, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करना हो दोस्तों, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बहुत जल्दी उस पर क्लासेस आने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। लगभग 10 सब्जेक्ट वहां पर एक साथ स्टार्ट होंगे दोस्तों, 10 सब्जेक्ट पर यहाँ पर स्टडी हम करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली अपने सेशन में। क्या चल रहा है अभी देखिए, फर्स्ट यूनिट का ये थर्ड वाला टॉपिक अभी चल रहा है ना, फर्स्ट यूनिट का थर्ड वाला टॉपिक। चलिए तो जरा सारांश को देख लेते हैं। आज का पूरा टॉपिक का सारांश क्या है। इस पूरे टॉपिक का सारांश है दोस्तों रेड क्लिफ के ही विचार दिखाना हमको यहाँ पर, कि रेड क्लिफ जो है सामाजिक संरचना को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्या कहते हैं। तो 5 पॉइंटों के माध्यम से, अर्थात उन्होंने जो विचार रखे हुए हैं उन सभी विचारों को हम इन 5 तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल समझ आएगी दोस्तों। सोशोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना पढ़े समझ आ जाते, थोड़ा बहुत पढ़ते समझ आ जाता है। लेकिन वहीं कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता है। सिर्फ डिफरेंस होता है टर्मिनोलॉजी का, शब्दावलियों का। उन्हीं शब्दावलियों के जाल से अगर आप एक बार निकल गए ना, तो जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर नहीं होंगे। और हमारी जो क्लासेस होती है ना, विशेषकर उन्हीं टर्मिनोलॉजियों को फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ा तो आपको हर कोई देगा, कोई भी पढ़ा देगा दोस्तों। आपको कॉलेज में पढ़ते हो, ऑनलाइन भी बहुत सारी क्लासेस अब चल रही है, लेकिन टर्मिनोलॉजियों को क्लियर करते हुए डिटेल क्लासेस लाने का हमारा उद्देश्य यही है, ताकि आपकी एक एक शब्दावली क्लियर होती चले और आपको पता भी न चले ना। इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि सर आप जो है शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते बोलते वक्त, तो थोड़ा सा जो है हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करना इसीलिए मेरे लिए आवश्यक है, ताकि आपकी सभी जितनी भी शब्दावलियां है वो सब क्लियर होती चले। बीए में एक ही चैलेंज होता है, पढ़ने को कोई भी पढ़ लेगा। एक ही चैलेंज होता है कि बीए में जो शब्दावलियां होती है ना, वो एकदम नई नई टर्मिनोलॉजी के साथ नई नई शब्दावलियां मिलती है जो हमें पता भी नहीं होता है, और वो शब्दावलियां फिर हमें एग्जाम में याद आती नहीं है। और जब शब्दावली एग्जाम में याद नहीं आएगी तो आपका पूरा टॉपिक दिमाग से निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहने वाला है।
है ना। इसी कारण से ये शब्दावलियां हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर लैंग्वेज इनकी चेंज इसलिए नहीं करता हूँ। इन पांचों पॉइंट को देखिए क्या लिखा हुआ, सामाजिक संरचना के तत्व, सामाजिक संरचना के पक्ष, अंतर संबंधों के प्रतिमान। अब ये अंतर संबंध क्या होते हैं? अरे भाई पारस्परिक संबंध, जो समाज के व्यक्तियों में आपस में जो संबंध होते हैं उनको अंतर संबंध बोलते हैं। लेकिन ये टर्मोलॉजी, ये शब्दावली आपको याद करनी पड़ेगी। जब तक आप ये शब्दावली याद नहीं करोगे, आपकी जो भाषा है या कहें कि आप जो आंसर राइटिंग करते हैं एग्जाम में, वो प्रभावशाली नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये शब्दावली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनको इजी कर सकते थे, लेकिन आसान नहीं करने का के पीछे उद्देश्य यही है कि आप इन्हीं शब्दावलियों के साथ में पढ़े, जिससे आपकी भाषा शैली और अच्छी होती चली जाए। ठीक है ना। अब मैं अलग से अगर आपको क्लासेस ला के दे दूं टर्मोलॉजियों की, ये शब्दावलियों की, ये साहब ये लीजिए 500 शब्दावली, इनको याद कर लीजिए, नहीं होगी, है ना, नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, इस तरह पढ़ते पढ़ते अगर आप टॉपिक वाइज इनको इस्तेमाल करते चलेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा अंतर संबंध क्या होते हैं। हो सकता है पहले पता ना हो, लेकिन अब अंतर संबंध के बारे में आप भली बात रूप से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप मेरे मुंह से 3 बार सुन चुके हैं, है ना। अंतर संबंध सिंपल सा है भाई, समाज के अंदर जो मनुष्य रहते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उनको अंतर संबंध बोलते हैं। और एक समाज का दूसरे समाज से जो संबंध होता है उसको बाहरी संबंध बोल देंगे। सिंपल तो है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सामाजिक संरचना गतिशील है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सामाजिक संरचना गतिशील है। इस पॉइंट को पहले आप समझ भी चुके हैं, लेकिन एक नए रूप में समझा था, और अब एक नया रूप में आ चुका है ये। क्यों? क्योंकि रेड क्लिप की भाषा इस्तेमाल करनी है हमको यहाँ पर, इसलिए इसको अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 5वां है, क्या है, सामाजिक संरचना का स्थायी पहलू। स्थायी पहलू कैसा, डिपिकल सा लग रहा, लंबी सी लाइन लग रही है, वो समझेंगे ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी आपको पहले से पता है, लेकिन शब्दावली आपको भूल जा रही है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलिए फिर आ जाइए, हो जाइए शुरू। देखिए पढ़ने का सही तरीका क्या है, पढ़ते वक्त, लेक्चर को सुनते वक्त पेन और कॉपी को हाथ में ले। मैं ये नहीं बोलता पूरा लेक्चर डाउन नोट डाउन करते हुए चले, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करना है। कौन सी गलती नहीं करना है कि इधर लेक्चर चल रहा है और आप पेन कॉपी लेकर बैठे हुए और नोट डाउन, हाथों हाथ नोट डाउन करते चल रहे। भाई कितना नोट डाउन करोगे आप, मुझे सुन ही नहीं पाओगे, ठीक से समझ ही नहीं पाओगे इसको। जो मैं लेक्चर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझ नहीं पाओगे अगर पूरा नोट डाउन करते चलोगे तो। आपको ये पीपीटी से कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है लेक्चर देखते वक्त। अगर नोट डाउन करना है तो वो चीज करनी है जो पीपीटी में नहीं है और मैंने मुंह से कुछ एक्स्ट्रा बोला है, कुछ अलग से समझाया है, कोई नई चीज आपके जीवन में, कोई नई चीज मिली है तो वो नोट डाउन करनी है, ताकि लेक्चर खत्म हो उसके बाद आप उसको भूले नहीं, और फिर उस टर्मिनोलॉजी को जो आपने सीखा है उसको देखिए कि ये कहाँ आपके लिए फिट होगा। ठीक है ना। क्यों नोट डाउन क्यों नहीं करना, क्योंकि जब मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, भाई मेहनत मैं कर रहा हूँ तो डबल डबल मेहनत क्यों कर रहे हो? हिंदी माध्यम की जो मूर्खता है उसको और क्यों आप बढ़ाकर आगे ले जा रहे हो, है ना। हिंदी माध्यम की मूर्खता यही है, गति की तरह मेहनत करते हैं हम लोग, स्मार्ट वर्क करना आता ही नहीं है। जब मैं आप लोगों के लिए 3-3 4-4 घंटे बर्बाद करके आपके लिए पीपीटी बनाकर लेके आ रहा हूँ, आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स दे रहा हूँ, तो फिर डबल टिबल मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? ये नोट डाउन करने से आपत्तियां क्यों, है ना। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। नोट्स मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट्स मिल जाएगी, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है इसी स्लाइड पर, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी सभी नोट्स की। ठीक है ना। चलिए शुरू करें, फालतू में आपके 2-3 मिनट ले गया। चलिए स्टार्ट करते हैं व्याख्या से। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे व्याख्या। व्याख्या अर्थात इसमें इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, तो देखिए रेड क्लिफ ब्राउन, एक बार आइए स्लाइड को पढ़ लीजिए ताकि जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के निर्माता कौन है? मनुष्य है। अब समझिए जरा, रेड क्लिफ ब्राउन ने क्या कहा है कि जो सामाजिक संरचना बनती है उसका निर्माता कोई और ना हो करके स्वयं मनुष्य है, अर्थात मनुष्य के कारण ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। उस संरचना स्वयं व्यक्तियों के मध्य नियमित सामाजिक संबंधों की एक क्रमबद्धता है। तो सिंपल शब्दों में इन्होंने ये कहा है कि जो सामाजिक संरचना होती है वो मनुष्य के द्वारा बनी होती है, और मनुष्यों के आपस के संबंधों की क्रमबद्धता ही सामाजिक संरचना है। क्या है? आपस के संबंधों की। ऐसे समझिए कि मनुष्यों के बीच में, एक समाज के अंदर मनुष्यों के बीच में जो संबंध होते हैं ना, उन संबंधों को ही सामाजिक संरचना के रूप में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। ये रेड क्लिफ ब्राउन का कहना है।
ठीक है ना। ब्राउन की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि संरचना व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का एक जाल है। ठीक है, व्यक्ति समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो संस्थाओं से घिरा हुआ है। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में भी? भाई रेडक्लिफ ब्राउन ने स्पष्ट क्या कहा है कि जो ये पूरी सामाजिक संरचना है, ये व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, है ना, उसका एक जाल है। सिर्फ व्यक्तियों के बीच में जुड़ा हुआ एक जाल है, मतलब समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति है, सबका आपस में कोई ना कोई संबंध होता है। तो वही संबंधों का जो जाल फैला हुआ है ना, वही सामाजिक संरचना है, और अलग से कुछ भी नहीं है ना। तो ये समाज का एक सबसे बड़ा अंग है जो संस्थाओं से घिरा हुआ है। संस्थाओं का अर्थ मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपको संस्था क्या होती है। ठीक है ना। तो व्यक्ति समाज के दूसरे व्यक्तियों से संस्थाओं के माध्यम से ही जुड़ा हुआ होता है, और इस प्रकार व्यक्तियों का संस्था के माध्यम से मिलजुल कर बना एक समन्वित रूप सामाजिक संरचना कहलाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे समझिए, रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को कुछ और नहीं बल्कि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई एक संस्था कहा है, या संरचना कहा है। और ये संरचना समाज के अंदर पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के संबंधों का एक जाल है, और ये सभी व्यक्ति उन सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं से घिरा हुआ होता है। संस्थाओं से 100% समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संस्थाओं से घिरा हुआ होता है। कैसे? कि सबसे पहली संस्था तो उसका परिवार ही आता है, कि हर एक व्यक्ति अपने परिवार से जो है डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद में समाज की अन्य संस्थाओं का दबाव, जैसे मस्जिद का, अगर मुस्लिम है तो मस्जिद का, अन्य धर्म का है तो किसी, है ना, जैसे चर्च वगैरह ये सब, या फिर अगर आप छात्र हैं तो आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का, कोचिंग संस्थानों का। तो इस प्रकार की समाज में कई प्रकार की संस्थाएं पाई जाती है जिनका दबाव व्यक्ति के ऊपर होता है, और उनसे ही वो जीवन भर बंधा रहता है। यही रेडक्लिफ का कहना है, सिंपल सी बात है। और इन्हीं को मैनेज करने के लिए ही सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ है। क्लियर हुई व्याख्या? ठीक है। तो अब दोस्तों हम इनके जो विचार थे, रेडक्लिफ के विचार हैं, उन विचारों की ओर मूव कर रहे हैं। 5 विचारों को हमें विशेष करके समझना है, क्या क्या विचार रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के लिए प्रयोग किए हैं। उन विचारों को बस एक बार आप समझ लीजिए, आपके पूरे डाउट वहीं क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो सामाजिक संरचना के संबंध में रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि सामाजिक संरचना का निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। यह मनुष्य कुछ विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। जो सामाजिक संरचना है उसका निर्माण मनुष्य करते हैं, माफ करना, एक व्यक्ति नहीं करता, मनुष्य करते हैं। और वो सभी मनुष्य जो है एक विशिष्ट संस्था के द्वारा निर्देशित होते हैं, अर्थात उनके निर्देशों का पालन करते हैं, अर्थात कि उस संस्था के नियमों में बंधा रहता है। ठीक है। संस्था को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। संस्था मतलब कि देखिए, समाज शास्त्र के कुछ ऐसे पहलू है जिन्हें आप शब्दों की अपेक्षा उनको महसूस करके समझ सकते हैं। संस्था को महसूस कीजिए आप लोग, आपको स्पष्ट तरीके से समझ आएगी कि मैं किस संस्था की बात कर रहा हूँ। संस्था मतलब आप किसी जो है आर्टिफिशियल संस्था को लेकर मत बैठ जाइएगा। संस्था का मतलब ये होता है कि वो प्रत्येक संगठन या संस्था जो मनुष्य को निर्देश देती है या मनुष्य के लिए नियम बनाती है कि आपको इन नियमों के अंदर ही पालन करना है, इस नियमों के पालन करना है, नियमों के अंदर ही रहना है आपको, वो सभी संस्थाएं होंगी। जैसे आपके लिए आपके पिताजी एक संस्था है, आपका पूरा परिवार एक संस्था है। परिवार बोलता है कि आप शाम को 6 के बाद में घर नहीं आए, 6 से पहले आपको घर आना होगा, सुबह इतनी बजे निकल सकते हो, या इतना खर्च करना है, इतना नहीं करना है, इस प्रकार से किसी से बात करनी है, या इस प्रकार के कपड़े पहनने, ये सारी बातें जो सब होती है, तो ये क्या होते हैं, सब नियम को जो है फॉलो करवाते हैं आपसे। तो आपको परिवार के नियम आपसे फॉलो करवाए जा रहे हैं, तो आपके लिए परिवार एक संस्था होगी। वहीं आपके स्कूल कॉलेज के नियम आपको फॉलो करने होते हैं, तो आपके लिए कॉलेज स्कूल भी आपके लिए संस्थाएं होगी। ठीक है ना। इसके अलावा जो कुछ धार्मिक संस्थाएं होती है जो धर्म के अनुसार बोलते हैं कि आपको ये कार्य करने चाहिए, ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये सब क्या करते हैं, आपस में आपको बांध के रखते हैं नियमों में। तो उसी जाल की यहाँ पर रेडक्लिफ साहब बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो मनुष्य समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। एक मिनट पेन ले लें। मनुष्य जो है समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। संस्थागत नियमों के आधार पर मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का विकास होता है और इन संबंधों के आधार पर कुछ सामूहिक इकाइयां बन जाती है। इन्हीं संबंधों से मिलकर के कुछ सामूहिक इकाइयां बन जाती है और जो समाज के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के एनजीओ निकल कर बाहर आ रहे हैं जो समाज के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। तो एनजीओ पूरी समाज के द्वारा तो नहीं चलाया जाता है, बल्कि समाज के कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा मिलकर के वो एनजीओ चलाया जाता है। जो सामाजिक सहयोग के लिए कुछ एनजीओ कुछ संगठन आज कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो पूरे समाज सभी व्यक्ति उसमें मिले होते हैं क्या? नहीं, समाज के कुछ विशिष्ट लोग मिले होते हैं। तो उन्हीं विशिष्ट लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है। भाई प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज से जुड़ा हुआ होता है, संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है और उन संस्थाओं के नियमों का पालन करते हुए जो संबंध उनके आपस में होते हैं उनके आधार पर, उन संबंधों के आधार पर कुछ विशिष्ट लोग निकल कर बाहर आते हैं और वो एक इकाई बना लेते हैं, जैसे एनजीओ, जैसे कि समाज सेवा के कार्य करने वाली संस्था या कुछ भी इस प्रकार से एक संस्था बना लेते हैं, इकाई बना लेते हैं और फिर वो समाज के लिए कार्य करना चालू कर देते हैं, है ना। तो ये जो संबंध, ये जो कार्य होते हैं व्यक्ति के द्वारा जो किया जा रहा समाज के लिए कार्य, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकार्य कहते हैं ना। तो ये प्रकार्य के आधार पर इन इकाइयों, ये उन प्रकार्यों के आधार पर ही ये सारी इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना। तो अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? प्रकार्य है। ये सब रेड क्लिप साहब बोल रहे हैं, प्रकार्य है। मनुष्य जो काम करता है ना, किसके लिए? समाज के लिए। मनुष्य समाज के लिए जो कार्य करता है वही प्रकार्य है। एक तरह से आप मेरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके अंदर कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये कार्य न गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ, ना किसी विदेशी कंपनियों के लिए कर रहा हूँ, ना किसी विशेष कंपनी या विशेष व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कार्य अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, ताकि उन्हें एक सही मार्ग दिखा करके मैं उनको और ऊपर ले जा सकूं, शिक्षा की गुणवत्ता में मैं और थोड़ा वो सुधार कर सकूं। इस कार्य हेतु मैं समाज के मार्ग को प्रशस्त कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मेरे द्वारा किया गया कार्य भी एक प्रकार से प्रकार्य ही है। क्यों? क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ कार्य कर रहा हूं, इस कारण से ये प्रकार्य होगा। तो ये पूरा जो सामाजिक संरचना का जो सबसे बड़ा आधार है, जिस पर पूरी सामाजिक संरचना चलती है, वो आधार प्रकार्य ही है जो मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है ना। जिसके अभाव में अगर कोई प्रकार्य नहीं होगा तो क्या सामाजिक संरचना बन पाएगी? भाई नहीं बन पाएगी। जो जाल बना हुआ है वो जाल बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति, प्रकार, संबंध, संस्थाएं, ये ब्राउन के विचार में सामाजिक संरचना के सबसे बड़े प्रमुख तत्व थे। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट मूव करें दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक संरचना के पक्ष। तो सामाजिक संरचना के पक्ष के अंतर्गत रेड क्लब ब्राउन ने दो पक्ष रखे हैं और वो दोनों पक्ष क्या क्या है? तो चलिए आइए एक बार बारीकी से इनको देखते हुए, व्यवहारिक पक्ष समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे पेन बाबू बार बार गायब हो जाते हैं यार आप। दो पक्ष हमें यहाँ पर समझना है सामाजिक संरचना के, रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले फर्स्ट से बात करेंगे किसी समाज की बाहरी संरचना। अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा आप लोग, बाहरी संरचना और एक मैंने बोला है आंतरिक। समझिए कहानी इसकी। क्या कहा? किसी समाज की बाहरी संरचना, कि जो समाज बना है उसकी बाहरी संरचना की बात कर रहा है, और एक तरफ बात कर रहा है उस समाज की आंतरिक परिवर्तन की। ठीक है ना। वो अपने समाहित करके किस प्रकार अपना स्थायित्व बनाकर रखती है। ब्राउन का कहना है कि नैतिकता, कानून, आचार, व्यवहार, धर्म, शिक्षा, ये सब संरचना के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इनके द्वारा सामाजिक संरचना का अस्तित्व बना रहता है। तो ब्राउन साहब का कहना यह है, सिंपल शब्दों में आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि समाज जो बनती है, देखिए एक विशिष्ट समाज, किसी भी समाज का हम आज एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एक समाज को ले लीजिए, मैं किसी विशेष समाज का नाम नहीं लूंगा, आप किसी भी समाज को अपने मस्तिष्क में उसको एक बार सोच लीजिए, आपने बिठा दीजिए। कोई समाज है, ठीक है। अब
ये उस समाज के अंग आप नहीं होना चाहिए, बस याद रखिएगा, वो एक अलग अन्य समाज आपसे हट करके। अब उस समाज के बारे में आपको कितना पता है? अब लगभग, चलिए 100% नहीं पता होगा, लेकिन 10 या 20% तो आपको पता ही होगा, तभी तो आप सोच पाए उस समाज के बारे में कि एक विशिष्ट समाज है। उस समाज के बारे में आप कितना जानते हैं? तो जितना आप जानते हैं ना, वो उसकी बाहरी संरचना के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? उसकी बाहरी संरचना के बारे में जानते हैं। तो ये बताइए, क्या उस समाज को लेकर के जो आपके विचार अभी इस वक्त है, क्या अगले दिन वो विचार बदल जाएंगे? क्या 1 महीने बाद वो विचार आपके बदल जाएंगे? नहीं। अगर आपको उसकी बाहरी संरचना का नॉलेज है, तो आपके विचार सालों तक नहीं बदलने वाले, आपके वही विचार उस समाज को लेकर रहेंगे। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि उस समाज के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा? चलिए इस समाज को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। हम लेते हैं इस पानी की बॉटल का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी बॉटल क्या है? ये समाज है, ठीक है? ये समाज है, पूरी बॉटल। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो समझने का बहुत आसान तरीका है, इससे पूरे 2-3 पक्ष सब क्लियर हो जाएंगे। ये पूरी एक समाज है, बॉटल जो है हमारी, ये पूरी एक समाज है। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये है उसकी इकाइयां, उसकी संस्थाएं, या कहें कि उसमें जो मनुष्य वो है, ठीक है? तो अब मुझे ये बताइए कि क्या ये बाटल का जो रूप दिख रहा है, इसको तो हम भारी संरचना बोलेंगे। बाटल को जो दिख रही हमें ये बाटल, ये इसको भारी संरचना बोलेंगे, जो इसकी बनावट है, ठीक है? क्या इस बाटल की बाहरी संरचना किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी भी क्या अगले दिन तक बदल सकती है? क्या 1 हफ्ते बाद बदल जाएगी? क्या 20 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद बदल जाएगी? बदल सकती है क्या? कंडीशन है जब तक बदलेंगे नहीं तब तक नहीं बदलेगी, है ना? ऐसा नहीं कि आप इसको उठाकर आग में डाल देंगे। तो आप तो बहुत सारे महान विद्वान छात्र भी होंगे जो ये कमेंट करेंगे। मैं समझने का बोल रहा हूँ, समझिए इसमें क्या कहना चाहता हूँ। अगर एक बार समझ गए ना इसकी आंतरिक बात को, तो जीवन भर आपको ये टॉपिक कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? और समाज से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये टॉपिक, याद रखिएगा। तो ये पूरा समाज है, इसमें तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक विशेष करके हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि जो अंदर पानी भरा हुआ है, क्या कल तक यही भरा रहेगा? भाई इसमें तो परिवर्तन होगा ना। अभी इतना पानी आपको दिख रहा है, थोड़ी देर बाद हो सकता है इतना हो जाए, या कम हो जाए, या खत्म हो जाए। तो ये क्या, जो पानी अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये आंतरिक परिवर्तन। तो यही मेरा बोलने का उद्देश्य है कि समाज का जो बाहरी संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आंतरिक जो उसकी इकाइयां होती है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तब भी समाज समाज अपनी संरचना को बनाए रखती है। क्लियर हुआ? और जो अंदर आंतरिक परिवर्तन होता है, अंदर के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन करने वाले विशेष होते हैं नैतिकता। उन मनुष्यों में नैतिकता, उन मनुष्यों के लिए जो लाए जाते हैं कानून, वो आचार विचार, धर्म, शिक्षा, संरचना, ये सब के सब जो है आंतरिक इकाइयां होती है जो समाज में अंदर परिवर्तन करती है, ठीक है? उसी के अलावा एक अलग पक्ष, एक अन्य पक्ष रखते हुए क्लिप साहब ने कहा है कि सामाजिक संरचना भी शरीर की संरचना के समान है। अब देखिए यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल कैसे लिया, शरीर से लिया है, समाज का एग्जाम्पल शरीर से लिया है, और वहीं हमने अभी समाज का एग्जाम्पल बोतल से लिया था। तो बोतल को हमने क्या कहा था? भाई यही वो बोतल है, एक समाज है। लेकिन रेड क्लिप्स आपने कह दिया कि अब ये बोतल को हटा दीजिए, एक हमारा खुद का स्वयं का एक शरीर ले लिया, कि एक व्यक्ति के शरीर की तरह है। जिस प्रकार से व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का जो बॉडी होती है, वो एक जैसी हो रहती है शुरू से लेकर अंत तक, मनुष्य के ही फॉर्मेट में रहती है। ऐसा मत बोलिएगा कि बचपने में जब 6 महीने का था तो इतना सा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो भाई शरीर में उसका विकास हुआ है ना? चेंज नहीं हुआ, बदला नहीं है, बदला नहीं, विकास हुआ है उसका। बदलना तो हम तब बोलते कि आप जो अभी हैं, या कहें कि जब आप 10 साल पहले थे, 10 साल बाद में किसी जानवर का रूप धारण कर लिया हो, या जेंट्स हो लेडीज बन गए, लेडीज हो जेंट्स बन गए हो, तब हम उसको बदलना कहेंगे। बदलते हो क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से समाज भी नहीं बदलता, ये क्लिप्स आपका कहना है।
समाज का भी परिवर्तन नहीं होता, बदलता नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता जाता है ना, समय अनुसार परिवर्तन होता चला जाता है, शरीर का विकास होता चला जाता है, वैसे ही समाज का भी परिवर्तन होता है, लेकिन आंतरिक रूप से अंदर से होता है। अंदर से परिवर्तन होता है, आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है, बिल्कुल सेम बॉडी की तरह, एक मनुष्य के शरीर की तरह, है ना। तो यही इस दूसरे पक्ष में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो अब मुझे बताइए, क्या पक्ष एक और पक्ष दो एक जैसे नहीं है? दोनों पक्ष एक जैसे ही है, दोनों पक्ष एक जैसे ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है अंतर संबंधों का प्रतिमान। अंतर संबंधों का प्रतिमान, अंतर संबंध मतलब आंतरिक संबंध, समाज की विभिन्न इकाइयों के मध्य में पाए जाने वाला संबंध। तो सामाजिक संरचना मनुष्य के बीच में पाए जाने वाले संबंधों की वो व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार के संबंध के जाल में समाज के व्यक्ति हमेशा बंधे रहते हैं। पढ़ी लिए, एकदम सिंपल से शब्द है, कुछ भी डिफिकल्ट जैसा नहीं है। समाज के व्यक्ति हमेशा इन जाल में बंधे रहते हैं, इन संबंधों में बंधे रहते हैं। इन संबंधों का निर्माण संस्थाओं के द्वारा होता है। विवाह, जैसे विवाह की संस्था क्या करती है? दो परिवारों को जोड़ देती है। भाई विवाह की संस्था, विवाह क्या है? विवाह होता है, ये भी तो एक समाज का नियम है। अब जो नियम है वही तो एक संस्था है। तो जो विवाह संस्था होती है वो दो परिवारों को जोड़ती है। नातेदारी की जो संस्था होती है वो विशिष्ट संबंधों की स्थापना करती है। नातेदारी मतलब रिश्तेदारी, ठीक है ना। तो रिश्ते बनते हैं तो हम जानते भी नहीं हमारे कौन कौन से रिश्ते बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रिश्ते बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं के माध्यम से समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ निश्चित संबंधों में बंधे रहते हैं। सामाजिक संरचना का आधार संबंध यही होता है। अब इसमें क्या समझाऊं आप लोग? सिंपल से शब्द है, टर्मोलॉजी है। भाई जो सामाजिक संरचना है, उस संरचना के अंतर्गत मनुष्य आपस में जुड़ा होता है, संस्थाओं के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। कुछ संस्थाओं का यहाँ एग्जाम्पल, जैसे विवाह की संस्था का एग्जाम्पल दे दिया है आपको, नातेदारी की संस्था का एग्जाम्पल दे दिया। आप एक परिवार का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, शिक्षा संस्थानों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, धार्मिक संस्थानों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी का भी गुरुकुल या कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार से एग्जाम्पल लेकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है। सामाजिक संरचना गतिशील निरंतरता है। यार अब तो मुझे भी समझाने में अजीब सा लगने लगा है, ये पॉइंट तो आप भली भांति रूप समझ चुके हैं। क्या होगा? सामाजिक जो संरचना की हम बात कर रहे हैं वो गतिशील है, गतिशील है, जैसे हमारा शरीर गतिशील है, ठीक है। 6 महीने माफ करना, 6 महीने की जब आपकी उम्र थी या 1 साल के थे, तो आज में और उस समय में डिफरेंस हुआ है, निरंतर आपने विकास किया है, मतलब आपका शरीर गतिशील है। उसी प्रकार से समाज भी एक गतिशील है, ठीक है। तो चलिए आइए स्लाइड पढ़ लेते हैं, कोई डिफिकल्ट शब्दावली होगी उसको समझेंगे। सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है। गतिशील निरंतरता है, हमेशा सामाजिक संरचना में गति होती रहती है। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक उसकी शारीरिक संरचना में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह से सामाजिक जीवन में भी मनुष्य की सामाजिक संरचनाओं को भी निरंतर बदलता रहता है, ठीक है ना। इस परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि समाज संरचना का जो आधारभूत तत्व है, जैसे जेंट्स का लेडीज बन जाना, है ना, आधारभूत तत्व उसमें परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ उसका विकास होगा या विनाश होगा या परिवर्तन, ठीक है। तो यही सब बात सामाजिक संरचना के संबंध में भी सत्य है। सामाजिक संरचना का निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। ये संरचना स्वयं तो स्थायी रहती है, पूरी संरचना स्वयं तो स्थायी रहती है, जैसे आप बाहरी रूप से देख पा रहे हैं, है ना। इसके अंतर्गत मनुष्य परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील रहता है, और उनमें विकास या विनाश, परिवर्तन, ये सब निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है सामाजिक संरचना का स्थानीय पहलू होना। तो इसको ऐसे साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें। स्लाइड आप पढ़ लेना कि वैसे तो समाज एक जैसी होती है, संबंधित सेम इकाइयों से मिलकर बनती है, मनुष्यों के द्वारा बनती है, लेकिन कुछ परिवर्तन इसमें भी देखने को मिलते हैं विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार। भौगोलिक सामाजिक संरचना मतलब स्थानीय पहलू। स्थानीय पहलू मतलब क्या? भाई आप चीन में चले जाइए तो चीन का समाज की इकाइयां जो है वो कैसी नजर आएगी आपको, चीन का समाज कैसा है ना। अभी कोरोना टाइम पे सुन रहे थे ना, चमदागढ़ वगैरह का सूप मस्त पीते थे वो लोग, गरम गरम करके छिपकली न वगैरह, कुछ भी खाते थे। तो एक समाज का क्या है, ये आंतरिक स्वरूप है,
वहीं पर आप भारतीय समाज की बात करेंगे, अब भारत के अंदर भी पूर्वी समाज की बात करेंगे, उत्तर की ओर जम्मू कश्मीर में रहने वाली समाज की बात करेंगे, या आप पश्चिम की ओर राजस्थान गुजरात में रहने वाली समाज की बात करेंगे, या दक्षिण में रहने वाली तमिलनाडु केरल कर्नाटक इस समाज की बात करेंगे, या मध्य भारत में रहने वाली समाज की बात करेंगे, तो प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो अंतर पाया जाता है ना, ये विशेष करके उस क्षेत्र की विभिन्नता के कारण पाया जाता है। ठीक है, और बड़ा एग्जांपल थोड़ा सा लें तो भारतीय पहनावा जो हमारे कपड़ों का है वो कैसा है, पूरा कंप्लीट पहनावा। आज बदल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन पहनावा कैसा है हमारा, कंप्लीट पहनावा है। लेकिन भाई हम जब पश्चिम की ओर जाते से यूरोप की तरफ जाते हैं तो वहां पहनावा कैसा हो जाता है, और जब हम अफ्रीका की ओर जाते हैं तो पहनावा कैसा हो जाता है। जब यूरोप की ओर जाओगे आप तो वहां पर बर्फ या ठंडा क्षेत्र होने के कारण वहां पर मोटे कपड़े पहने जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप नीचे की ओर जाओगे, जैसे अफ्रीका की ओर जाओगे, तो वहां अधिकतम गर्मी पड़ने के कारण से पतले पतले कपड़े शरीर पर मिलेंगे, कम से कम कपड़े मिलेंगे। तो ये सब क्या है, परिस्थितियों के कारण, क्षेत्रों में विभिन्नता होने के कारण वहां पर पाया जाता है ये परिवर्तन। उसी परिवर्तन की यहाँ पर बात कर रहा है। तो समाज में परिवर्तन जो है स्थानीय पहलू विशेष जो है भूमिका निभाता है समाज के परिवर्तन में या सामाजिक संरचना में, स्थान है ना। तो उस स्थान में परिवर्तन के कारण समाज में की संरचना में भी परिवर्तन होता है। क्लियर दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है दोस्तों समाप्त। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे पार्सन्स की सामाजिक संरचना की, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम को जरूर मैनेज करके चला करें आप लोग, क्योंकि देखिए आज अगर अच्छे से समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल शब्दों में अच्छे से समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। और अगर टाइम को देख के पढ़ाऊंगा आपको तो मैं फिर अच्छे से समझा नहीं, मैं क्या इस दुनिया का कोई भी टीचर अगर टाइम घड़ी देख कर पढ़ाएगा तो नहीं समझा ना। प्रत्येक टीचर का अपने समझाने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है ना। तो मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि 10 से 15 मिनट की क्लास में आपको पूरा ज्ञान दे दूं, इतना विद्वान नहीं हूं दोस्तों। मैं तो एक बहुत बड़ा जीरो हूं, बहुत बड़ा अंडा हूं जिसने अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं किया, मैं ये मानकर चलता हूँ। ठीक है, तो जितना समय मुझे लगता है इतना समय एटलीस्ट आपको देना ही होगा, जिससे कि मैं अपने जो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ वो पूरी तरह आपको समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी तो आप स्वयं बहुत ही समझदार हैं, समझ सकते हैं हर चीज को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।